हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं खान सर के नोट्स का अगला भाग लेकर आ गया हूं, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जिसमें हम लोग दोस्तों इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इतिहास के इसमें जितने भी स्रोत हैं, जिनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज पाँचवा भाग है जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैंने 4 भागों को बता रखा है, 4 पार्ट में इतिहास को पढ़ा रखा है। यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर उसे पढ़ लें, ताकि यह पाँचवा भाग आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज बारी है हम लोग इतिहास को जितना पढ़ लिया उसको मैं बता दूंगा, और जो पढ़ना है वो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जिसको हम लोगों ने जो पिछले वीडियो बनाए हैं उसमें 4 भाग हमने वीडियो का बना रखा है। तो उसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करा है। और देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को भी पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा, कांसा पढ़ा और हड़प्पा को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ते दोस्तों, अब बारी है ऐतिहासिक काल को समझने की, जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड को हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें जितने भी क्रम हैं हम लोग उसे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, जो ऐतिहासिक काल है उसमें जो पहला है वह है प्राचीन काल, एनिशिएंट पीरियड। दूसरा है मध्यकाल, मिडीवल पीरियड। तीसरा है आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड। उसके बाद फिर आता है नेहरू काल, और उसके बाद फिर आता है विश्व यानी कि वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, मैं इसमें हिस्ट्री के सभी भागों को क्लियर करूँगा। जैसे कि एनिशिएंट हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। एनिशिएंट के बाद मैं मिडीवल पढ़ाऊँगा, मिडीवल के बाद फिर से मॉडर्न भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो नेहरू पीरियड है उसको भी पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग विश्व यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको आगे क्रम को हम लोग समझते हुए चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। यानी कि जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है और इसको पढ़ा भी गया है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। दोस्तों, जो हिस्टोरिकल पीरियड है इसके लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, यानी कि जो भी लिखे हुए साक्ष्य हैं वह उपलब्ध हैं और इसको पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर, यानी कि जो वैदिक काल है उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि जो वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं उस समय के समय को लिया जाता है। आइए दोस्तों, आगे पॉइंट को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब है इतिहास को कैसे समझा जाए उसके बारे में इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहास को किन किन स्रोतों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यह समझ में आए। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, आप लोग देख पा रहे हैं इतिहास है। इतिहास को पुरातात्विक के आधार पर समझा जा सकता है, विदेशी यात्रियों के आधार पर समझा जा सकता है और साहित्य के आधार पर समझा जा सकता है। पुरातात्विक मतलब दोस्तों की जो भी पुराने अभिलेख हैं, उस समय के मिले हुए सिक्के हैं, उनको देखकर उनकी पहचान करके जाना जा सकता है कि यह कितने साल पुराना है, इस समय कौन सी सभ्यता रही होगी, किस प्रकार के लोग रहे होंगे, किस प्रकार का समाज यहाँ पे विकसित होगा। इस प्रकार से पुरातात्विक के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा हो गया विदेशी यात्री, यानी कि दोस्तों जो भी विदेशी यात्री भारत आए होंगे और किस प्रकार से उन्होंने अपने बुक में जो भी उन्होंने किताबें लिखी होंगी उसमें जो भी जिक्र किया होगा, उसके आधार पर विदेशी यात्रियों के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में समझेंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए साहित्य के माध्यम से, यानी कि जो भी साहित्य लिखे होंगे, धार्मिक होंगे या फिर गैर धार्मिक होंगे, यानी कि जो धर्म, यानी कि जो भी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में उस समाज के बारे में लिखा होगा, उसी के आधार पर इसको समझने की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि सब कुछ मिलाकर इतिहास को 3 माध्यमों से समझा जा सकता है।
पुरातात्विक के आधार पर, विदेशी यात्रा के आधार पर और साहित्य के आधार पर। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्मल वे में कहा जा सकता है कि इतिहास को समझने के 3 स्रोत हैं। जो पहला है वह है पुरातात्विक, दूसरा है विदेशी यात्रा और तीसरा है साहित्य। यानी कि इन तीनों के माध्यम से इतिहास को अच्छी तरह से जाना और परखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला आप लोगों के समक्ष दिख रहा होगा पुरातात्विक, तो पुरातात्विक को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पुरातात्विक को 2 भागों में बांटने का जो क्रम है, तो पहला भाग जो इसमें दिख रहा है वो दिख रहा है सिक्का, यानी कि सिक्कों के आधार पर। और दूसरा जो भाग है अभिलेख, यानी कि जो भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, अभिलेख हो गए, यानी कि जो भी अभिलेख लिखा गया है उसके आधार पर पुरातात्विक माध्यमों से हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं और सीख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, विदेशी यात्रा को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, पुरातात्विक को 2 भागों में बांटा जाएगा, सिक्का और अभिलेख के आधार पर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साहित्य को आप लोगों के 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक। जिस प्रकार से दोस्तों पुरातात्विक को सिक्का और अभिलेख के आधार पर बांटा गया था, मैं यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ आप लोग। जैसे सिक्का और अभिलेख के आधार पर बांटा गया था, उसी प्रकार से जो आपके साहित्य हैं, साहित्य को भी धार्मिक और गैर धार्मिक 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका अब देखिए दोस्तों, जो आपके साहित्य है उसको धार्मिक और गैर धार्मिक के आधार पर बांटा गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गैर धार्मिक को यहाँ पर इसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए धार्मिक को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो धार्मिक है उसको ब्राह्मण, यानी कि यहाँ पे जो ब्राह्मण है और गैर ब्राह्मण है, इन 2 पार्टों में धार्मिक को बांटा गया है। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया गैर ब्राह्मण। यानी कि धार्मिक को इतिहास को समझने के 3 स्रोत हुए, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। तो पुरातात्विक को 2 भागों में बांटा गया, सिक्का और अभिलेख के आधार पर, और जो साहित्य है उसको धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए धार्मिक को ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बांटा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, जो आपका यहाँ पे रहा दोस्तों, जो यहाँ पे आप समझेंगे आगे, अगला क्रम में इसको देखते हुए चलेंगे। दोस्तों इसको अगले क्रम को देखते हुए चलेंगे। ब्राह्मण हो गए और गैर ब्राह्मण हो गए। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण है उसको भी यहाँ पर देखिए वेद में बांटा गया, उपवेद में। देखिए ब्राह्मण को कैसे, ब्राह्मण जैसे इतिहास को समझने के लिए आपको पुरातात्विक हो गए, विदेशी यात्रा, साहित्य हो गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्रम बढ़ता गया और ब्राह्मण को भी वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, इन क्रमों में बांटा गया। उसी प्रकार से जो गैर ब्राह्मण है उनको जैन और बौद्ध के आधार पर बांटा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला आ गया कॉइन, सिक्का के आधार पर हम लोग समझेंगे कि इतिहास को किस प्रकार से जाना और समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सिक्के का अध्ययन। देखिए दोस्तों, इसको समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, कॉइन हो गया, सिक्का को हम लोग समझेंगे। सिक्का को किस प्रकार, सिक्का के माध्यम से हम लोग इतिहास को कैसे जानेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जो कॉइन है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, न्यूमेस्मेटिक्स। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे है, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था या सिंधु सभ्यता में बना था। दोस्तों जो टेराकोटा का सिक्का है वह मिट्टी का बना था, और यह जो सिक्का बना था वह सिंधु सभ्यता में बना था। अगले पॉइंट को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। देखिए दोस्तों, यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। जो मौर्य काल है उस समय, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग
हुआ। दोस्तों जो मौर्य काल है, मौर्य काल की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो जो मौर्य काल था उस समय आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग हुआ था और आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। दोस्तों जो आहत सिक्का होता था वह मौर्य काल के समय इसका प्रयोग होता था और इन सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे और यह जो सिक्का था वह पहला धातु का सिक्का था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला पॉइंट यानी कि तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पे है पर्ण चांदी के सिक्के थे। देखिए यहाँ पे पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। दोस्तों जो पर्ण था वह चांदी का सिक्का था और यह मौर्य काल में प्रचलित था। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। जो चौथा पॉइंट है वह देखिए सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। दोस्तों जो सीसा का सिक्का होता था वह सातवाहन काल में प्रचलित था। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आप यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीसा का सिक्का किस काल में चलता था। तो जो सीसा का सिक्का था वह सातवाहन काल में प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। पाँचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों पाँचवा पॉइंट है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। दोस्तों जो पहली बार सोने का सिक्का जो था वह यूनानी शासकों द्वारा प्रचलन में लाया गया था। आगे बढ़े दोस्तों और छठवें पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। दोस्तों जो शुद्ध सोने का सिक्का था एकदम प्योर गोल्ड वह कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ये सब बातें हो रही हैं, आप लोग इसे प्लीज़ नोट करिएगा ताकि आप लोगों के सामने जब एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत उसे सॉल्व करें। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो सातवां यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसको समझते हैं। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो अशुद्ध, देखिए दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध सोने का जो सिक्का वह गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त जो थे वह शासक थे। देखिए दोस्तों यह पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि पहली बार जो सोने का सिक्का था वह यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया और यहीं पे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया, प्रचलन में लाया गया। उसी प्रकार से अगला क्रम यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वाधिक मात्रा में, देखिए दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का जो वो गुप्त काल में चला, इसका प्रयोग और इस समय स्कंदगुप्त शासक थे और यहीं पर जो शुद्ध सोने का सिक्का था वह कुषाण शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध सोने का सिक्का किस समय चला था, तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था, प्रचलन में लाया गया था। उसी प्रकार से सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध जो सोने का सिक्का था वह गुप्त काल में प्रयोग हुआ और इस समय जो शासक थे वह आपके स्कंदगुप्त शासक थे। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, आठवां पॉइंट हम लोग समझेंगे। देखिए आठवां पॉइंट है चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। दोस्तों जो चांदी का सिक्का था वह गुप्त काल की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे उनके समय प्रचलित हुआ था चांदी का सिक्का। अगला पॉइंट देखिए नौवां पॉइंट मयूर शैली का सिक्का। देखिए इसको देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें चल रही हैं। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लिया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। दोस्तों जो मयूर शैली का सिक्का होता था वह गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। दोस्तों जो मयूर शैली के सिक्के थे उनका प्रचलन जो था वह गुप्त काल में सर्वाधिक रूप से किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हुए चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां पॉइंट है कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। दोस्तों जो कौड़ी होती थी उसका भी प्रयोग जो हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए 11वां पॉइंट चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। दोस्तों जो चमड़े का सिक्का था वह हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। दोस्तों इन सब इतिहास जो भी मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से बता दिया गया है कि सिक्कों के माध्यम से हम इतिहास को कैसे जानेंगे। अभी हम लोग हुमायूं के बारे में, मयूर शैली के सिक्कों के बारे में, गुप्त काल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग बस यहाँ पे धैर्य रखिएगा ताकि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि सिक्कों के माध्यम से हम लोग इतिहास को किस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर यह चीज़ की चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे यह पॉइंट है
रुपयों का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दोस्तों जो आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में रुपया यूज कर रहे हैं उसका जो प्रारंभ किया था वह शेरशाह सूरी ने किया था। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। दोस्तों जो दाम होता था उसका भी प्रयोग शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। दोस्तों जो सोने की असरफी होती थी उसका भी प्रयोग शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। जो शेरशाह सूरी, वही शेरशाह सूरी दोस्तों आप लोग इतिहास इसका समझते होंगे यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका युद्ध हुमायूं से हुआ था और हुमायूं ने इसे बहुत ही मारा था। और आप लोग इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े होंगे। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि कॉइन जो होता है यानी सिक्कों के आधार पर इतिहास को हम लोग कैसे समझ पाएंगे। तो उस क्रम में मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों बारी है कि अभिलेख यानी कि इपिग्राफ यानी कि इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अभिलेख के बारे में, हम अभिलेख के माध्यम से हम लोग इतिहास को किस प्रकार से समझेंगे उस चीज़ के लिए यहाँ पे चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। दोस्तों जो पत्थर होते हैं उनको खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है। दोस्तों जो छोटा पत्थर होता है, जो छोटे पत्थर होते हैं उन पर लिखना जो होता है वह शिलालेख कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। दोस्तों जो स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब कि जो ऊंचे ऊंचे स्तंभ यानी कि पिलर के समान जो होते थे उन पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि हम लोग इतिहास को जानने के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख, इन सब माध्यमों से हम लोग इतिहास को कैसे जानेंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा आगे की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रमुख अभिलेख की बारी समझने की। तो आइए प्रमुख अभिलेख को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब अभिलेखों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इतिहास को कैसे जाना और समझा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों अब अभिलेख यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिलेख को हम लोग देखेंगे, अभिलेख में क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट है, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में दोस्तों जो अभिलेख लिखने का प्रारंभ हुआ था वह ईरान के शासक जो डेरियस थे उनके ही द्वारा अभिलेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। दोस्तों जो पहला अभिलेख था वह बोगजगोई से मिला जो तुर्की या फिर एशिया माइनर में स्थित है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट अभिलेख हैं उनके बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों पहला आ गया आप लोगों के सामने, हाथी गुफा अभिलेख। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करिएगा। यदि आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को यह जानकारी जो पेपर होगा उसमें भी लिखने में और जानने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग हाथी गुफा अभिलेख के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख यह उड़ीसा में स्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था जो कि गंग वंश से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है हाथी गुफा अभिलेख, किस लिए, क्योंकि इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा है। जो हाथी गुफा अभिलेख है उसे खारवेल के द्वारा लिखा गया है और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। और इस युद्ध के समय जो कलिंग का राजा था वह नंदराज था और वह गंग वंश का राजा था। तो यह अभिलेख इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो कलिंग युद्ध है उसकी चर्चा की बात की गई है। देखिए अगला है ऐहोर अभिलेख जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। दोस्तों जो ऐहोर अभिलेख है वहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी उसकी इस अभिलेख में, ऐहोर अभिलेख में चर्चा की गई है। तो यह जो ऐहोर अभिलेख है वह पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के विजय प्राप्त करने पर ही लिखा गया है जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। देखिए उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने
बनवाया था। दोस्तों, जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है, उस जिस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। जो झील को बनवाया था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए दोस्तों, प्रयाग अभिलेख को हम लोग समझेंगे, जो कि इलाहाबाद में यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। तो प्रयाग अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। तो दोस्तों, जो प्रयाग अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। अब देखिए दोस्तों, पिलर एडिक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि जो स्तंभ लेख है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, स्तंभ लेख यानी कि पिलर एडिक्ट्स। देखिए, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। जो जो स्तंभ लेख होते हैं वह स्तंभ यानी कि पिलर के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस ने गरुड़ध्वज स्तंभ लेख यानी कि जो कि एमपी में स्थित है, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। जो दोस्तों, जो हेलियोडोटस गरुड़ध्वज भी से कहते हैं स्तंभ लेख है, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन को हम लोग समझेंगे, यानी कि विदेशी यात्रियों के द्वारा किस प्रकार से भारत का वर्णन किया गया है उसको हम लोग आगे की तरफ समझते हुए चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूँगा बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इस लोगों को, इन सभी विदेशी यात्रियों को जानेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चर्चा की गई है कि विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पर चर्चा की गई है। पहले आ जाते हैं हेरोडोटस। देखिए दोस्तों, जो पहले हैं वो हैं हेरोडोटस, जो कि हिस्टोरिका से आए थे। अब देखिए हिस्टोरिका, इनकी जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिका। मैं यहाँ पे इनका देश का नाम बता दिया। तो दोस्तों देखिए, जो आपके हेरोडोटस जो हैं वह, उनकी जो बुक का नाम है वो है हिस्टोरिका। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, हेरोडोटस की हो गई हिस्टोरिका, उसी प्रकार से मेगास्थनीज है, उनकी हो गई इंडिका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बुक बताने का यह तात्पर्य है कि जो भी विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा ये बुकें लिखी गई थी, ये किताबें लिखी गई थी, और इन किताबों के माध्यम से ही भारत का वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यही बताया गया है कि इन्होंने अपने बुक में यहाँ का वर्णन लिखा है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे है पर्पलस ऑफ इरेथ्रियंसी, जो कि अज्ञात है, यानी कि इस जो बुक को लिखे हैं उनके बारे में पता ही नहीं चला है। देखिए दोस्तों, अगली बुक है वो अगले जो हैं वो है टालमी, जिनकी बुक है जियोग्राफिका। अगले दोस्तों आ जाते हैं आपके प्लिनी है, उनकी जो है बुक है वह है नेचुरल हिस्टोरिका। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके छठे नंबर के अलबेरूनी की जो बुक है किताब उल हिंद है और तहकीक ए हिंद है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके अगले मार्को पोलो, जो कि इनकी जो बुक का नाम है वह है चीन का यात्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो आपके आठवें क्रम के हैं वह हैं फाहियान के बारे में हम लोग समझेंगे कि फाहियान ने कौन सी बुक लिखी। तो दोस्तों, जो फाहियान हैं आठवें क्रम के, उन्होंने फो क्यूकी लिखी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आए थे। उसी प्रकार से जो आपके आ जाएंगे अगले नौवें क्रम के ह्वेनसांग की बुक है सी यू की, यह हर्षवर्धन के काल में आए थे। अगले और 10वें क्रम के हो जाएंगे तारानाथ, जिनकी बुक का नाम है कांग्यूर और तांग्यूर। तो दोस्तों, इसी प्रकार से 10 लोगों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आइए अब फाहियान को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो फाहियान है उनको हम लोग देखेंगे। फाहियान जो कि 399 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। देखिए, फो क्यू की पुस्तक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। दोस्तों, जो फाहियान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी जो पुस्तक है वह है फो क्यू की, और इस जो फो क्यू की पुस्तक है उसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी यानी कि जो भी वहाँ पे जो सिक्के चलते थे उसकी चर्चा इसके पुस्तक में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। अब आ जाते हैं
संयुगन को हम लोग समझेंगे, जो कि 518 ईस्वी में आए थे, तो उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं संयुगन। संयुगन जो कि 518 ईस्वी में आए थे, चीन से आए थे। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। दोस्तों, जो संयुगन था वह चीन से आया था और इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्रतियां थी, जो उसके साक्ष्य थे, उसको एकत्रित किया था। दोस्तों, अब आ जाते हैं हेनसांग हेनसोंग। तो हेनसोंग जो थे वो 629 ईस्वी में आए थे और इनकी जो पुस्तक है वह है सी यू की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। जो हेनसांग था दोस्तों, वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसकी जो पुस्तक थी वह सी यू की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। दोस्तों, जो हेनसांग है यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बिहार में अवस्थित था, उसमें अध्ययन भी किया और अध्यापन यानी कि पढ़ा और पढ़ाया दोनों इसने, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेनसांग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और इत्सिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इत्सिंग को समझेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, इत्सिंग 673 ईस्वी में आए थे। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां यानी कि फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गया। दोस्तों, जो इत्सिंग थे वह 673 ईस्वी में आए थे और यह जो थे वह चीन के यात्री थे और यह जो त्रिपिटक थी उसके 400 प्रतियां यानी कि 400 फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गए थे। अब देखिए दोस्तों, इब्न बतूता को हम लोग समझते हैं। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7,000 किमी की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। दोस्तों, इसकी पुस्तक जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जो इब्न बतूता है यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, यह इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो पुस्तक रेहला है वह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब्दुल रज्जाक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब्दुल रज्जाक कौन थे। देखिए दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जो थे यह फारस के रहने वाले थे। विजयनगर काल में आए थे। जो दोस्तों अब्दुल रज्जाक थे वह फारस के रहने वाले थे और यह जो थे वह विजयनगर काल में आए थे और इनकी जो पुस्तक है वह मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। दोस्तों, जो अब्दुल रज्जाक है इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यह फारस के रहने वाले थे, यह विजयनगर काल में आए थे और इनकी जो पुस्तक है मतला ए शाहीन, और यह जो कृष्णदेव राय हैं उनके शासनकाल में उनके दरबार में आए थे, यह इम्पोर्टेंट है। आइए अब फाहियान के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, फाहियान जो कि 399 ईसा पूर्व में आए थे। इनकी जो पुस्तक है वह फो क्यू की है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा की। दोस्तों, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे ह्वेनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए, इब्न बतूता हो गए, अब्दुल रज्जाक। अब देखिए दोस्तों, बारी है साहित्यिक स्रोत को समझने की। आइए हम लोग इसे अच्छे से देखते हैं और समझते हैं साहित्यिक स्रोत। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने क्वाइन के बारे में पढ़ा, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके बाद शिलालेख अभिलेख के बारे में पढ़ा, उसके बाद जो भी विदेशी यात्री थे उनके बारे में समझा। अब बारी है साहित्यिक स्रोत को समझने की। तो आइए हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला पॉइंट क्या है, लिखित स्रोत का साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, जो लिखित स्रोत है उसको ही साहित्यिक स्रोत कहते हैं और जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लिखित स्रोत है वह सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए दोस्तों, पहला जो है वह है गैर धार्मिक स्रोत। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता। दोस्तों, जो गैर धार्मिक स्रोत है इसका जो संबंध है वह किसी भी धर्म से नहीं रहता। उदाहरण, अर्थशास्त्र, जो कि दोस्तों अर्थशास्त्र है उसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, इसलिए इसे गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं और इसके माध्यम से इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। पहला आ जाता है धार्मिक। अब देखिए अगला आ जाता है धार्मिक स्रोत। इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। दोस्तों, जो गैर धार्मिक है उसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता, जिसका उदाहरण है
अर्थशास्त्र, उसी प्रकार से धार्मिक स्रोत जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। अगर इसका उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि हिंदू धर्म का हो गया रामायण, और आपके जो हो गए अन्य धर्म जैसे कि मुस्लिम धर्म हो गया, उसका हो गया आपका कुरान। इस प्रकार से जितने धर्म है उनका अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से धार्मिक स्रोत की बात कही जा रही है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चलेंगे गैर ब्राह्मण। जो गैर ब्राह्मण है वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए चीज़ समझने वाली है। जो देखिए गैर ब्राह्मण, देखिए गैर ब्राह्मण, जो गैर ब्राह्मण है वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जैन साहित्य। जो जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, जो जैन साहित्य वह प्राकृत भाषा में मिले, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग है, 12 उपांग है, आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, आदि पुराण है। देखिए दोस्तों, जो जैन साहित्य है यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इसके स्रोत इन्हें आगम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इसके 12 अंग हो गए, 12 उपंग हो गए, आचारांग सूत्र हो गए, भगवती सूत्र हो गए, कल्प सूत्र हो गए, आदि पुराण हो गए, जो कि जैन साहित्य के ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए बौद्ध साहित्य को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। दोस्तों जो बौद्ध साहित्य वह पाली भाषा में मिले हैं, और जो महात्मा बुद्ध हैं इससे संबंध रखते हैं बौद्ध धर्म से, और इनके पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ जो हैं वह जातक ग्रंथ में मिली हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह चीज़ें इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग इसे कृपया करके ध्यान रखिएगा ताकि यह चीज़ें समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। दोस्तों जो ललित विस्तार पुस्तक ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवन की कहानी लिखी गई है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। दोस्तों जो आगंतुर निकाय है वहाँ पर 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह पॉइंट दिया हुआ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, 3 पुस्तकों का समूह। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसमें जो सबसे पवित्र पुस्तक है वह त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सूत पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दोस्तों सूत पिटक जो है वह सबसे बड़ा पिटक है, और इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए जो 3 पुस्तकों का समूह है। देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है उनकी जो पुस्तक है वह त्रिपिटक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके तीन पुस्तक हैं, इनको त्रिपिटक कहा जाता है। जो पहला इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। तो जो सूत पिटक है सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आपका अगला आ जाएगा विनय पिटक। तो जो विनय पिटक है सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। दोस्तों जो विनय पिटक है यह सबसे छोटा पिटक है, और पिटक मतलब कि दोस्तों जो भी काव्य हो गए, जो भी हम लोगों की जो भी ग्रंथ हो गए उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो जब जो सबसे छोटा पिटक है वह इसमें बौद्ध धर्म में किस प्रकार से प्रवेश किया जाए उसकी चर्चा की गई है। जो लास्ट हो गया, अंतिम हो गया, वो हो गया अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का चर्चा है। इसी प्रकार से दोस्तों जो तीसरा पिटक है वह अभिधम्म पिटक है, और इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर यह जो समझने का क्रम है वह ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों अब बारी है हम लोग अगले पार्ट में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनकी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें। थैंक यू सो मच।